पिछली बार आप लोगों ने हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 विभाग 1 के विषय में चर्चा किए थे। इस बार आज जो हम हैं विभाग 2 के विषय में चर्चा करेंगे बच्चों। विभाग 2 जिसे पद्य विभाग भी कहते हैं। यदि अंकों के विषय में बात करें तो आपको पता ही है कि इसमें कुल 12 अंक होते हैं। प्रश्न पत्र क्रमांक 2 के लिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे का अ जो है वो 6 अंक के लिए होता है और दूसरे का आ जो है वो भी 6 अंक के लिए होता है। बच्चों, तुम लोगों को प्रश्न पत्र क्रमांक दूसरे के अ के लिए जो है वो 3 कृतियां दी जाती हैं। ये कृतियां किस पर आधारित होती हैं? देखो, ये 2-2 अंक के लिए होती हैं। पहली कृति जो है जिसे हम आकलन कृति कहते हैं, दूसरी कृति शब्द संपदा और तीसरी जो है जिसमें सरल अर्थ अर्थात भावार्थ लिखना होता है। बच्चों, पद्य जो है, पद्य का अर्थ होता है कविता और कविता जो है वो भावों पर आधारित होती है क्योंकि वो भावनाओं पर आधारित है, भावनाओं से लिखी जाती है। तो इसलिए तुम्हें परीक्षा में सरल अर्थ या फिर उसके भावार्थ पूछे जाते हैं। तुम्हें 8 से 10 पंक्ति की एक कविता दी जाती है जिस पर तुम्हें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं तीनों प्रश्न पर आधारित होती है तुम्हारे 6 नंबर। ये बहुत आसान है बच्चों। हमारे पाठ्य पुस्तक में कुल 8 कविताएं दी गई थी, लेकिन 2 कविताओं को निकाल दिया गया है। अब सिर्फ इस वर्ष के लिए 6 कविताएं हैं। ये कविताएं कौन-कौन सी हैं तुम जानते ही हो, जैसे उड़चल हारी, मेरी स्मृति, ब्रजवासी, अकथ कथ्यो न जाई, चिंता, चलो आज हम दीप जलाएं। बच्चों, ये सभी जो 6 कविता है, ये अलग-अलग विषयों पर आधारित है और बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं। अगर तुम इन्हें पढ़ोगे, तुमने वैसे इसे एक बार पढ़ा है, लेकिन फिर तुम इसे बार-बार पढ़ोगे, तुम इसे और भी तुम्हें लगाव होने लगेगा। क्योंकि जो उड़चल हारे कविता है, जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित यह कविता, उड़चल हारिल कविता में कवि जो हैं वो हारिल पंछी के माध्यम से नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं नवयुवकों से कि तुम किसी की परवाह न करो, बल्कि अपने पथ मार्ग पर निकल पड़ो। तुम्हें रास्ते में बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उस कठिनाइयों का सामना करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। बच्चों, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं? हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यदि तुम कवि के संदेश को पढ़ने के पश्चात इस कविता को पढ़ते हो, तो तुम्हें ये कविता बहुत आसान लगेगी और ये पूरी की पूरी कविता जो है वो प्रेरणादायी कविता है, प्रेरणा पर आधारित है। एक और बात बच्चों, पिछली बार भी आप लोगों को बताया गया था कि जैसे संजाल दिया जाता है, तुम्हें उसी प्रकार उसका उत्तर लिखना है, तुम्हें उसमें कोई फेर-बदल नहीं करनी है। और मेरा मानना ये है कि यदि तुम्हें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद अगर तुम कविता पढ़ते हो, तो तुम्हें उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अब आते हैं हमारी दूसरी कविता, जो है मेरी स्मृति। मेरी स्मृति यह हाइकू कविता है बच्चों, जो जापानी विधा पर आधारित है और ये बहुत ही आसान कविता है। इस हाइकू कविता जो है वो पर्यावरण पर आधारित है, जिसमें कोयल, आम, महुआ, तारा, मेहंदी, वृक्ष, गांव आदि अलग-अलग विषय लिए गए हैं और सभी विषयों को इतने प्यारे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि जब तुम इस कविता को पढ़ते हो, तो तुम इसे तुरंत ही इसके संदेश से आत्मसात हो जाते हो। इस कविता द्वारा हमें जो कवि हैं वो क्या संदेश देते हैं कि हमें बच्चों पर्यावरण का नुकसान नहीं करना चाहिए। यदि हम पर्यावरण का साथ देते हैं, यदि हम अपने पर्यावरण के सभी घटकों को सुरक्षित रखते हैं, तो पर्यावरण हमारी भी रक्षा करता है। क्योंकि और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पर्यावरण के ये सभी अंग कैसे अपना कार्य करते हैं, वैसे ही हम सभी को अपने-अपने कार्यों को करना चाहिए। तो इन संदेश के पश्चात अगर तुम इस मेरी स्मृति को पढ़ते हो, तो ये ज़रूर तुम्हें स्मृति जो है वो स्मरित हो जाएगी, तुम्हें याद हो जाएगी। आगे हमारी कविता पर पढ़ते हैं बच्चों। अगली हमारी कविता है ब्रजवासी। ब्रजवासी जो है ये एक पद है जो संत सूरदास द्वारा रचित है।
ये बहुत प्यारा-सा पद है इसमें, जो इसमें कई पदों को दिया गया है। जैसे पहला पद जो है वो माता यशोदा पर आधारित है, तुमने पढ़ा ही है कि माँ यशोदा जो है अपने कृष्ण जो हैं, जो अक्रूर उनके कृष्ण को लेकर चले जा रहे हैं, उन्हें रोकना चाहती है और लोगों से ये अरदास करती है, लोगों से ये विनती करती है कि कोई न कोई मेरे जाते हुए कृष्ण को रोक ले। बहुत प्यारा से है ये पहला पद। दूसरे पद में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोपियाँ हैं, उसमें गोपियाँ क्या कहती हैं कि प्रेम का अंत तो हमेशा क्या होता है, दुखद ही होता है। बच्चों उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि जो प्रेम करता है उसका अंत जो है वो खत्म होना ही है। क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से अथाह प्रेम करती थीं और इस पद को पढ़ने के बाद तुम्हें ये एहसास होगा, तुम्हें ये समझ में आएगा कि सचमुच गोपियों का प्रेम जो है वो निश्चल प्रेम था। जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे कि पतंगे का प्रेम जो है उसका अंत क्या होता है? उसका अंत भी दुखद होता है। एक उदाहरण दिया है अलसुत जलसुत कि जलसुत से कमल से जो प्रेम होता है भंवरे का, उसका अंत भी क्या होता है? दुखद होता है। और सारंग का उदाहरण दिया गया कि सारंग का प्रेम भी अंत में दुखद ही आता है। तो इस तरह से ये दूसरा पद है। तीसरा पद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो राधा पर आधारित है कि राधा जो है कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी है और अगले पद में जो है वो पूरे ब्रजवासियों के विषय में कहा गया है कि ब्रज की गोपियां जो हैं, चाहे वो ग्वाल बाल हो, चाहे वहाँ की गाय हो, वहाँ का वन हो, बगिया हो और वहाँ की सारी मनोदशा जो है वो वहाँ ब्रज की, वो अक्रूर जो है श्री कृष्ण को बताते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके मथुरा चले आने पर ब्रजवासियों की दशा कैसी है। ये पद में तुम्हें परिलक्षित होगा बच्चों। और जो अंतिम है, अंतिम पद जो दिया गया है ब्रजवासी का, उसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। श्री कृष्ण जो हैं, वो बहुत ही दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रज के लोग ही सिर्फ कृष्ण से बिछड़ कर दुखी हैं, बल्कि कृष्ण जो हैं, वो अपने ब्रज को भूल नहीं पाए हैं। हम जहाँ पर अपना बचपन बिताते हैं ना बच्चों, वो हमारे मस्तिष्क से कभी दूर नहीं हो पाता, वो हमारे हृदय में आकर बसा हुआ रहता है। तो वैसे ही श्री कृष्ण भी जो हैं, वो ब्रज को भूल नहीं पाते हैं। तो इस कविता को, इन संदेशों के सूरदास जी जो तुम्हें कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उनके भावों के बाद अगर तुम पढ़ते हो तो वो कविता तुम्हें बहुत प्यारी लगेगी। अगली हमारी कविता है अकथ कथ्यो न जाई। ये कविता तुमने पढ़ी होगी, ये भी पद है। ये संत नामदेव ने लिखी है। नामदेव जो है वो पूरी इस कविता में एकदम राममय हो गए हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि वो राम है या नामदेव राम है या राम जो है वो नामदेव है। उन्हें सर्वत्र सिर्फ राम ही राम नजर आते हैं। तो बहुत प्यारा सा पद है। अगला है चिंता, थोड़ी-सी कठिन लेकिन बड़ी ही प्यारी कविता है, जो कामायनी का एक अंश है। अंश अर्थात छोटा-सा एक भाग। कामायनी एक महाकाव्य है बच्चों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तुमने पढ़ा ही है इसे। इसका एक छोटा-सा अंश है चिंता। चिंता कविता बहुत प्यारी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें एक मनोदशा बताई गई है। इसमें स्थिति बताई गई है कि देवताओं ने बच्चों, जो-जो उन्होंने विलासिता में जीवन बिताया था, उसका प्रमाण क्या दिखा? उसका प्रमाण दिखा जल प्रलय। और एक पुरुष जो है वो भीगे नयनों से ये जल प्रलय देख रहा था। वो पुरुष कौन था? मनु। मनु जो है वो देखने के पश्चात, इस जल प्रलय को देखने के पश्चात काफ़ी चिंतित रहता है और उस चिंता को इसमें जयशंकर जी ने कई नामों से बुलाया है। जैसे वो कहते हैं कि बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता तेरे कितने नाम, कि उन्होंने चिंता को ही अलग-अलग नामों से बुलाया है। एक पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है इस कविता में, बच्चों की नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। कि जल जो है, नीचे जल है और ऊपर हिम अर्थात बर्फ है। दोनों एक ही हैं, लेकिन एक तरल है और एक सघन है। तो ये बहुत प्यारी कविता है जिसमें चिंता अर्थात मनु की जो मनोदशा है, चिंतित मनोदशा है, वो पूरी कविता में बताई गई है। उनके पौरुष को, उनके पर्यावरण को, उनकी सभी मनोदशा को जोड़ा गया है। और अंतिम में जो तुम्हारा आता है बच्चों, चलो आज हम दीप जलाएं। ये जो है, ये एक देशभक्ति गीत है जो सुरेंद्रनाथ तिवारी ने लिखी है, तुमने पढ़ी भी होगी और बहुत एकदम सशक्त गीत है बच्चों। कवि द्वारा ये जो देशभक्ति गीत है,
ये जो है कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने बलिदानियों पर, हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, धन देना बहुत आसान है, बल देना आसान है, लेकिन अपनी जान देना, अपने प्राणों को देना, अपना जीवन देना बहुत कठिन होता है। वो कहना आसान होता है, लेकिन जो बॉर्डर पे खड़े हैं या जो स्वतंत्रता सेनानियों ने कार्य किए हैं, उन कार्यों को संपन्न करना कठिन होता है। तो अंत में सुरेंद्रनाथ तिवारी यही कहते हैं कि इन महान पुरुषों को तथा इन उन महान ऐतिहासिक स्थलों को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनका वंदन करना चाहिए। और उनकी वंदना वो कैसे करते हैं? दीप जलाकर करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये 6 कविताएं हैं, तुम्हारी पूरी पाठ्य पुस्तक का निचोड़ है। तुम अगर इन 6 कविताओं को बार-बार पुनरावर्तन करते रहोगे, तो परीक्षा तक बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लोगे। अब हम देखते हैं कि तुम्हें परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एक छोटा-सा उदाहरण लिया है, जैसे ये तुम्हारे समक्ष है, जिन पंक्तियों को देखते ही तुम समझ गए होगे बच्चों। उड़चल हारिन लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए ये चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए ये गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। तुम समझ ही गए हो इन पंक्तियों को देखने के बाद बच्चों, कि ये पंक्तियां जो है वो तुम्हारी पहली कविता उड़चल हारिल पर है। तुम्हें प्रश्न ऐसी तरह से 8 से 10 पंक्तियां पूछी जाएगी और उस पर आधारित तुम्हारे प्रश्न होंगे। इससे पहला प्रश्न तुम्हारे समक्ष है, देखो कि पहले तथा दूसरे पद्यांश के आधार पर तुम्हें तिनके की विशेषता बतानी है। तो बच्चों, उन पंक्तियों को तुम पढ़ोगे कि कवि ने इन पंक्तियों में तिनके की क्या-क्या विशेषता बताई है। कि तिनका भले ही छोटा है, क्या है अर्थात ओछा होना। पहला क्या है उत्तर होगा? ओछा होना। ओछा मतलब छोटा होना। दूसरा उन्होंने क्या विशेषता बताई कि तिनका क्या है? तिनका क्या है? पावन है। यह एक पवित्र है, एक पावन तिनका है। और क्या कहते हैं उन्होंने वो कहते हैं ये तो रचना का साधन है, अर्थात कोई वस्तु जो होती है, जो कुछ नया निर्माण करती है, जो रचती है, वो महान होती है। तो उन्होंने तिनके की विशेषता और क्या बताई है कि ये रचना का साधन है। और वो क्या कहते हैं इसकी विशेषता में? वो कहते हैं जैसे देखो अंतिम पंक्ति में दिया गया है कि विधना के प्राणों का स्पंदन है। ये क्या है तिनका जो है? यह विधना के प्राणों का स्पंदन। ये हमारे मन की कपकपाहट है, हमारे मन की जो है ध्वनि है। तो विधना के प्राणों का स्पंदन है। इस तरह से तुम्हें प्रश्न पूछे जाते हैं, संजाल दिए रहेंगे। तुम उसी संजाल को बनाना, उसी तरह से उत्तर लिखने के पश्चात तुम उसके जो है आकृति का निर्माण करना, ताकि तुम्हारा संजाल जो है वो सही ढंग से बन सके। और दूसरा प्रश्न तुम्हें पूछा जाता है, ये 2 नंबर के लिए हो गया। अगला जो तुम्हें प्रश्न पूछा जाएगा, शब्द संपदा पर आधारित होगा। जैसे तुम्हें रिक्त स्थान हो गए, जोड़े मिलाव हो गया, कोई शब्द के लिए कविता में कौन से शब्द पूछे गए हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे ये दूसरा हमें देखो लिया है कि उचित जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए। इसमें तुम्हें जो उचित जोड़ी है वो लगानी है कि जैसे प्राण के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो प्राणों का क्या है? स्पंदन। दूसरा देखो क्या है बच्चों? पंख। पंख किससे जोड़ी मिल सकती है इसमें? अनथक पंखों की चोटों से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनथक। तीसरा आता है उषा। उषा क्या है? उषा जाग उठी प्राची में। उषा किससे संबंधित है? प्राची, अर्थात पूर्व से। तो यहाँ उत्तर आ गया तुम्हारा प्राची। और फिर अंतिम में आता है हलचल। हलचल के लिए कौन सी लाइन है? हलचल के लिए क्या है? नभ। नभ में एक मचा दे हलचल। तो यहाँ उत्तर आ गया तुम्हारा नभ। इस तरह से तुम यदि हर कविता के प्रश्नों को बार-बार करोगे, तो तुम आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हो।
प्रश्न नंबर 3 जो तुम्हें पूछा जाता है बच्चों, वो कविता के अंतिम 4 पंक्तियों का या कविता की प्रथम 4 पंक्तियों के तुम्हें भावार्थ लिखने होते हैं। भावार्थ अर्थात तुमने उन पंक्तियों द्वारा क्या सीखा? तो तुम किस तरह से भावार्थ लिखोगे? जैसे कवि सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, या फिर तुम लिख सकते हो कि कवि अज्ञे जी कहते हैं कि उड़चल हारी कविता के माध्यम से वो नवयुवकों को ये संदेश देते हैं कि तुम जो है वो किसी की परवाह न करते हुए अपने पुरुषार्थ को दिखाते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ और चाहे अपने पथ पर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो ये तिनका है, ये जो ओछा न समझ के ये सृजनता का कारण है, ये सृजन करता है, अर्थात इस तिनके में ही होनहार के प्राण के स्पंदन है। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें प्रथम 4 पंक्ति पूछा गया तो 4 पंक्तियों का, और अगर तुम्हें अंतिम 4 पंक्ति पूछी गई तो अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। एक और बात बच्चों, यदि तुम्हें भावार्थ न समझ में आए उन 4 पंक्तियों का, तो तुम्हें अगर कविता का सार पता है कि उस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो तुम उसे लिख देना। तुम्हें पूरे नंबर तो नहीं, लेकिन कुछ नंबर अवश्य मिलेंगे, तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं। एक और उदाहरण मैंने लिया है, इसे तुम देखोगे तो समझ जाओगे। देखो, याद आ गया ना तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारे लास्ट जो राष्ट्रीय गीत है वो लिया है मैंने कि भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आजादी के उस प्रताप का रक्त खिला था जहाँ जहाँ पर, राणा के चेतक की तापे जहाँ जहाँ थी पड़ी वहाँ पर, और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन पूंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहाँ पर, हल्दी घाटी की परती पर आजादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। तो ये तुम्हारी क्या है बच्चों? अंतिम एक गीत जो तुम्हारे बुक में दी गई है वो है चलो आज हम दीप जलाएं, सुरेंद्र नाथ तिवारी की। तो तुम्हें 6 में से किसी भी एक कविता की जो है पंक्तियां दी जाएंगी। अभी हमने जो गीत पढ़ा है उससे संबंधित देखो प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? उन स्थानों का उल्लेख कीजिए जहाँ कवि आरती सजाना चाहते हैं। तो कवि जो है, कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी कहाँ-कहाँ पर आरती सजाना चाहते हैं? किन-किन स्थानों पर आरती सजाना चाहते हैं बच्चों? हमने जो अभी पंक्तियां पढ़ी उनमें दिया गया है कि कवि कहाँ पर आरती सजाना चाहते हैं कि आजादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ-जहाँ पर, राणा प्रताप का रक्त जिन-जिन स्थानों पर गिरा था, वहाँ-वहाँ पर कवि आरती सजाना चाहते हैं। पहले में तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रताप का रक्त जहाँ-जहाँ पर गिरा था। दूसरे संजाल में राणा के चेतक की टापे जहाँ-जहाँ थी पड़ी वहाँ पर। यहाँ तुम्हें क्या बताना है कि राणा प्रताप के घोड़ा जो चेतक था, उसकी जहाँ-जहाँ पर टापे पड़ी थी, उन उन स्थानों पर कवि जो है वो आरती सजाना चाहते हैं। तीसरे संजाल में तुम क्या लिखोगे कि प्रताप जो है वन बिलाव, राणा प्रताप की लड़की की घास की रोटी लेकर जो है वन बिलाव जो है वो जंगल में पूंजों में जो भाग गया था, वो स्थान तुम वहां पर आरती सजाना चाहते हैं। साथ ही साथ वन बिलाव द्वारा रोटी लेकर भाग जाने के कारण राणा प्रताप की भूखी लड़की जो है वो रो रही थी, उन स्थानों पर आरती सजाना चाहते हैं। तो तुम्हें संजाल में पूछा जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर आरती सजाना चाहते हैं। तुम्हें ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं, जिन पंक्तियों के आधार पर तुम आसानी से इसके उत्तर बता सकते हो। और तुम्हें इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएँगे बच्चों, जैसे दूसरा आता है शब्द संपदा। मैंने तुमको बताया था कि इसमें तुम्हें जैसे समानार्थी, विरुद्धार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर जोड़ी मिलाव आ सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, एक शब्द दिया गया है बच्चा, बहुत आसान है। तुम्हें वचन परिवर्तन करना है। बच्चा जो है ये एक वचन है, तुम्हें इसका बहुवचन करना है। आसानी से कर सकते हो। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। फिर तुम्हें विलोमार्थक अर्थात इसका विरोधी करना है, विलोम बताना है। तो बच्चा क्या होगा? बूढ़ा। तीसरा देखो, लिंग परिवर्तन करना है। बच्चा है, उसका लिंग परिवर्तित करते हो, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बच्ची।
फिर तुम्हें समानार्थक पूछा है, तो यहाँ पे बच्चा, बच्चे के समानार्थक क्या हुआ? शिशु। इस तरह से तुम जो है बच्चों क्या करोगे? प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े ही आसान होते हैं, जिनका उत्तर तुम बता सकते हो। एक अंत में देखो प्रश्न नंबर 3 जो है तुम्हें 2 नंबर के लिए पूछा गया है कि उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश जो दिया गया है उसके तुम्हें 4 पंक्ति, सिर्फ 4 लाइनों का अर्थ बताना है और वो 4 पंक्तियां बड़ी ही आसान है। कौन सी हैं वो 4 पंक्तियां? कि तुम्हें बताना है कि भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं लोगों से कि भारत भूमि की चलो हम वंदना करते हैं, अपने राष्ट्र की वंदना करते हैं और इनकी वंदना हम किस प्रकार कर सकते हैं? दीप जलाकर कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों तुम आसानी से 25 से 30 शब्दों में इसके भाव को लिखोगे तो तुम्हारी ये जो प्रश्न है वो पूर्ण हो जाएगा। अब यहीं पर ये समाप्त होता है बच्चों। यदि किसी को कोई शंका है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, हेलो। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बच्चों, अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैडम ने जो आपको पढ़ाया इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे तो सर ये प्रश्न बहुत आसान है सभी बच्चों के लिए। शायद सबको। हाँ एक मिनट। हाँ लोकेश पूछो बेटा। मैम वो टीपी सेंड कर देना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी बेटा। हाँ। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों, आप लोग पूछ सकते हो, अपना हैंड राइज कीजिए। शायद सबको टॉपिक समझ में आया मैडम। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों, आप लोगों को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसका बार-बार पुनरावर्तन करना आप लोगों का कर्तव्य है। तो आप बार-बार इसे पढ़ना, आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हो। 6 के 6 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार बच्चों।